शारदा जी और उनके पति गोविंद जी दोनों बैठे अपने कमरे में बेटे को याद कर रहे थे। आज उनका मन बहुत बेचैन है। मन कर रहा है अपने बेटे के पास चले जाए। दोनों दंपत्ति गांव में रहते हैं। उनका एक ही बेटा है, उसका नाम विशाल है। शादी के कई साल बाद शारदा जी की सूनी गोद भरी थी। वे अपने बेटे से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। वे अपने बेटे के हर सपने को पूरा करना चाहते थे। शारदा जी और गोविंद जी ने अपने बेटे को कामयाब बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। गोविंद जी बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। दोनों पति पत्नी की एक ही ख्वाहिश थी कि अपने बेटे को खूब पढ़ाए लिखाए और उसे कामयाब बनाए। गोविंद जी की खुद तो ज़मीन जायदाद थी नहीं, इसलिए दूसरों के खेतों में गोविंद जी रात दिन अपने बेटे के लिए मेहनत मजदूरी करते थे, जिससे कि बेटे की पढ़ाई पर पैसा खर्च कर सके। जो भी कमाते उसमें से कुछ खर्च के लिए रख लेते अपने पास और बाकी के पैसे अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च करते। बेटे के लिए उन्होंने अपनी सभी इच्छाओं को मार लिया था। देखिए जी, हम चाहे जैसे भी रहेंगे पर हम अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना आने देंगे, शारदा जी अपने पति से बोली। शारदा तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूँगा, लेकिन अपने बेटे को खूब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। पढ़ाई में लगाए हुए पैसे आगे चलकर हमेशा काम आते हैं। मैं तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाऊँगा। आखिर बुढ़ापे में आगे चलकर वही तो हमारा सहारा बनेगा। गोविंद जी खेतों में काम करते तो शारदा जी घर में ही रहकर गाय भैंसों का काम करती। खेत से चारा लाती, समय से उन्हें खिलाती, उनका दूध निकालती, थोड़ा सा दूध घर में बचाती और बाकी का दूध बेच देती। शारदा जी पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलती। दोनों पति पत्नी जो भी पैसा कमाते सभी इकट्ठा करके अपने पास रख लेते। जब बेटा शहर में पढ़ने के लिए जाएगा उसके काम आएंगे। कुछ समय बाद विशाल आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाने लगा तो शारदा जी को चिंता होने लगी, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं किया था, लेकिन पढ़ाई के लिए तो उन्हें अपने बेटे को दूर भेजना पड़ेगा। गोविंद जी ने अपनी पत्नी को समझाया, शारदा चिंता क्यों करती हो? आज वह समय आ गया है जिसका हमें कब से इंतजार था। जब हमारा बेटा पढ़ लिख कर शहर से एक बड़ा अफसर बनकर लौटेगा तब हम उसके साथ ही रहेंगे। गोविंद जी अपनी पत्नी को समझाते हैं और बेटे को आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज देते हैं। गांव से विशाल का एक दोस्त भी उसके साथ शहर में पढ़ाई करने के लिए जाता है। कई साल मेहनत करने के बाद विशाल एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाता है। जब यह बात शारदा जी और हरि गोविंद जी को पता चलती है तो दोनों की आंखें खुशी से भर आती हैं। शारदा जी अपने पति से बोली, देखो जी, आज हमारा बेटा कामयाब हो गया है। जितनी भी हमने मेहनत की वह हमारी आज सफल हो गई। बस अब तो एक ही इच्छा है, बेटे की शादी हो जाए तो बहू का भी सुख देख लें। हाँ शारदा, अब तो बुढ़ापा आ गया है, अपने बेटे और बहू के साथ आराम से रहेंगे। विशाल एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया था तो बड़े बड़े घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे और एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की देखकर विशाल की शादी कर दी। बहू भी खूब अच्छे घराने की थी। बहू के पिता भी मिलिट्री में थे। अपने बेटे की शादी से दोनों दंपत्ति बड़े ही खुश थे। अब तो हमारा बेटा अफसर बन गया है, हम दोनों पति पत्नी का बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अब तो हमें कोई चिंता नहीं है। बेटे की शादी होने के बाद बहू अपने सास ससुर के साथ 2-4 दिन ही रुकी। उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि पति के साथ शहर चली गई। शारदा जी को इतना मौका भी नहीं मिला कि बहू के हाथ की 2 रोटी तो खा सके। बहू, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कुछ दिन तो हमारे साथ रहो, फिर बेटे के पास चली जाना। नहीं नहीं माँ जी, मैं यहाँ गांव में नहीं रह सकती। मैं तो बहुत बड़े घर से आई हूँ। मैंने तो इसी शर्त पर शादी की थी कि गांव में नहीं रहूँगी। यहाँ तो किसी भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, ना तो लाइट ढंग से है और ना ही रहने की व्यवस्था ढंग से है। मैं तो अपने पति के साथ शहर में ही रहूँगी। बहू नंदिनी की बातें सुनकर शारदा जी का मन बहुत दुखी हुआ और वह दुखी मन से बहू को बेटे के साथ भेज देती है। कुछ समय बाद विशाल अपनी पत्नी को लेकर दिवाली के त्यौहार पर घर आता है। बेटे बहू के आने की खुशी में शारदा जी बहुत खुश थी। उनके आने से पहले ही शारदा जी ने पूरे घर की सफाई कर दी, अच्छे अच्छे पकवान भी बनाकर रख दिए। बेटा बहू घर आ गए तो शाम को दिवाली की पूजा की
उसके बाद शारदा जी काम करके बहुत थक गई थी, इसलिए वह थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। शारदा जी सोचती है कि खाना पीना तो मैंने सब बना दिया है, बस बहू सबको परोस कर खिला देगी, इसलिए वह बेफिक्र होकर अपने कमरे में ही बैठी रही। लेकिन काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब बहू अपने कमरे से नहीं निकली तो शारदा जी बहू के कमरे में गई। देखा तो बहू फ़ोन चलाने में बिजी थी। शारदा जी बहू से बड़े प्यार से बोली, बेटी तुम्हारे ससुर और विशाल खाने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें खाना परोस दो। मैं पूरे दिन से काम करके थक गई हूँ, मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है। नंदिनी बोली, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ क्या, जो सब लोगों को खाना परोस कर खिलाऊंगी? तुम्हें पता है मैं एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी हूँ और एक अमीर घर की बेटी हूँ। मैं किसी को खाना डालकर नहीं दूंगी, जिसे खाना है अपने आप खाओ। बहू की इतनी सारी बातें सुनकर शारदा जी उसका मुंह ताकती रह गई और भारी पाँव से अपने कमरे में वापस आ जाती है। बरामदे में खड़ा उनका बेटा विशाल भी पत्नी की सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि नंदिनी उसे भी बात बात पर धमकी देती थी कि मैं बहुत ऊंचे घर से हूँ, मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। विशाल अपनी पत्नी से खाना ना मांगकर अपनी माँ के पास कमरे में जाता है और उससे खाना मांगता है। बेचारी शारदा जी उठकर सबको खाना परोसती है और एक थाली बहू के कमरे में भी भिजवा देती है। बहू खाना खाकर अपने कमरे में ही थाली छोड़ देती है और आराम से अपने पलंग पर बैठकर फिर से फ़ोन चलाने लगती है। जब से बहू ससुराल आई थी तब से ही शारदा जी बहू को बैठाकर खाना खिला रही थी। काम करना तो दूर, अपनी सास को सास तक नहीं मानती थी। शारदा जी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, क्या पता बहू कल थक कर आई हो इसलिए इतना चिड़चिड़ा रही है। शारदा जी कमरे में गई। शारदा जी ने बड़े प्यार से बहू के सर पर हाथ रखकर पूछा, बेटा क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए शारदा जी बहू के पास ही बैठ गई। शारदा जी के बैठते ही बहू चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठने की और मुझे छूने की? और यह पलंग मेरे पापा ने मुझे दहेज में दिया है, तुम इस पर नहीं बैठ सकती। तुम तो गांव की एकदम गंवार लगती हो, तुम्हें तो अपनी सास कहने में भी मुझे शर्म आती है। मैं तो तुम्हें कभी किसी के सामने नहीं बताऊंगी कि तुम मेरी सास हो। बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर शारदा जी स्तंभ रह गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कितने अरमानों से नंदिनी को बहू बनाकर इस घर में लाई थी कि उनकी एक भी बेटी नहीं थी, सिर्फ एक बेटा ही था, तो बहू को अपनी बेटी की तरह रखेगी, बेटी की तरह ही लाड प्यार देगी। लेकिन बहू तो उन्हें गांव की गंवार समझती है। मेरे प्रति मेरे बहू की कैसी सोच है। शारदा जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। ये बात शारदा जी ने किसी से भी नहीं बताई। 2-3 दिन बाद बेटा बहू को लेकर वापस शहर चला गया। धीरे धीरे 1.5 साल बीत गया। शारदा जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। आसपास के बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनको आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा, किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर इनका इलाज कराओ। गांव में इतनी सुविधा नहीं है, बाहर शहर में बड़ी बड़ी मशीन है, तो इनकी बीमारी का पता चल जाएगा। गोविंद जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया, बेटे विशाल, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर ने शहर में इलाज करने के लिए बोला है। यहाँ रोग का वह पता नहीं लगा पा रहे कि क्या बीमारी है। विशाल बोला, ठीक है बाबूजी, आप दोनों का रिजर्वेशन करा देता हूँ। आप लोग कल शाम की ट्रेन से आ जाइए, मैं आपको स्टेशन लेने आ जाऊँगा। गोविंद जी अपनी पत्नी को लेकर सुबह 4 बजे की ट्रेन में बैठ जाते हैं और शाम तक स्टेशन पहुंच जाते हैं। शारदा जी और गोविंद जी बेंच पर बैठकर बेटे के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद गोविंद जी इधर उधर घूमकर बेटे को देखकर आ गए, लेकिन बेटा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। दोनों पति पत्नी को बैठे बैठे वहाँ कई घंटे बीत चुके थे। अब तो शारदा जी को परेशानी होने लगी थी। बैठे बैठे उनकी कमर में भी दर्द होने लगा था, ऊपर से बीमार भी थी। तभी एक चाय वाला उनके पास आया और बोला, माँ जी आप चाय पियेंगी क्या? मैं देख रहा हूँ आप शाम 4 बजे से यहाँ बैठे हैं और अब तो आधी रात बीत चुकी है, लीजिए आप चाय पी लीजिए। वो चाय वाला उन्हें 1 कप चाय देकर चला गया। धीरे धीरे सुबह भी हो गई, लेकिन विशाल अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचा था।
गोविंद जी के पास तो एक फ़ोन भी नहीं था जो बेटे से फ़ोन पर बात कर लेते। सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन बेटे का कोई अता पता नहीं। चाय वाले की नज़र गोविंद जी और शारदा जी पर टिकी थी। वह देख रहा था कि वे दोनों बुजुर्ग दंपत्ति सुबह से एक ही जगह बैठे हैं, साथ में 2 बैग लिए हैं, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे हैं। चाय वाले से रहा नहीं गया और वह बोला, बाबूजी, आप यह तो बताओ, आप इधर सुबह से क्यों बैठे हो? कहीं जाना है तो आप जाते क्यों नहीं? लगता है किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। गोविंद जी बोले, हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो, हम अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे बेटे ने कहा था कि हम यहीं रेलवे स्टेशन पर बैठे रहें, वह हमें लेने आएगा। लेकिन कल शाम से लेकर आज पूरा दिन गुजर गया, पर ना जाने बेटा हमारा कहाँ रह गया। किसी मुसीबत में तो नहीं? मेरे पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है जिससे मैं अपने बेटे को फ़ोन कर सकूं। चाय वाला बोला, बाबूजी, आप नंबर दीजिए, मैं फ़ोन मिला देता हूं। आप ज़रा नंबर दीजिए। शारदा जी ने अपने बैग से एक पर्ची निकाल कर दी जिस पर विशाल का नंबर लिखा था। चाय वाले ने नंबर मिलाया तो उधर से विशाल बोला, हेलो, आप कौन? जी, मैं रेलवे स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपके माता पिता यहाँ कल से बैठे हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, एक बार उनसे बात कर लीजिए। चाय वाला शारदा जी को फ़ोन देने वाला ही होता है कि तभी विशाल उससे बोला, देखिए, आप मेरी बात सुनो, मैं अपने माता पिता से बात नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक पता बता रहा हूँ, उधर तुम मेरे माता पिता को छोड़ देना, मैं उनको लेने नहीं आ सकता। मेरी कुछ मजबूरी है। मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी है, अगर मैं इस घर में अपने माता पिता को लेकर आऊँगा तो वह इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाएगी और मेरे ऊपर केस भी कर देगी। भाई, तुम मेरी मजबूरी को समझो। मैं अपने माता पिता को यह सारी बातें बताकर और परेशान करना नहीं चाहता, इसलिए भाई तुम मेरी मदद कर दो। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दे दूँगा। चाय वाला बोला, आप मुझे पता बताइए कि आपके माता पिता को कहाँ छोड़ना है और मुझे पैसे नहीं चाहिए। चाय वाला विशाल के बताए पते पर शारदा जी और गोविंद जी को छोड़ देता है। विशाल ने अपने माँ और बाबूजी के रहने की सारी सुविधा कर दी थी। उसने एक 2 कमरे का फ्लैट उनके लिए बुक कर दिया था, जहां उसने उनके खाने पीने व रहने की सुविधा अच्छे से कर दी थी। शारदा जी और गोविंद जी बोले, बेटा, यह तुम हमें कहाँ ले आए हो? यहाँ तो हमारी बहू भी नहीं है। माँ जी, आपके बेटे ने तो मुझे यही पता बताया है और कहा है आप इसी घर में रहो, वह आपसे आकर मिलेगा। मौका मिलते ही शाम को विशाल अपने माँ और बाबूजी से मिलने आ गया और अपनी पत्नी के बारे में सारी बातें बता दी और चुपचाप से अपनी माँ को ले जाकर अस्पताल में भी दिखा लाया। शारदा जी की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी। उधर विशाल की पत्नी भी प्रेग्नेंट थी, उसे पूरे दिन लग रहे थे। डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था। नंदिनी ने अपने मायके में पहले ही बोल दिया था कि उसकी माँ उसकी डिलीवरी के टाइम पर आ जाए, लेकिन ऐन मौके पर नंदिनी की माँ ने आने से मना कर दिया। वह बाहर अपने बेटे बहू के साथ घूमने चली गई। डरते डरते विशाल अपनी माँ को घर ले आया। शारदा जी बहू से बोली, बहू, तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जब तक तुम माँ नहीं बन जाती मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे। घर से लेकर अस्पताल तक की जिम्मेदारी शारदा जी ने संभाली। नंदिनी को तेज़ दर्द हो रहे थे। शारदा जी अपनी बहू के पास बैठी रही और बार बार उसके सर पर हाथ फेरती रही और उसे सांत्वना देती रही कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कुछ ही देर बाद नंदिनी को एक प्यारी सी बेटी हुई। शारदा जी और गोविंद जी अपनी पोती को देखकर बहुत खुश हुए। नंदिनी ने बेटी को ऑपरेशन से जन्म दिया, इसलिए उसको उठने बैठने में बड़ी परेशानी हो रही थी। नंदिनी के कपड़े बदलने, उसको बाथरूम में ले जाना, उसे समय से खाना देना, यह सब शारदा जी ही कर रही थी। 4-5 दिन बाद नंदिनी को घर ले आए। शारदा जी ने 2 महीने तक बहू की खूब सेवा की, अपनी पोती की मालिश की, बहू को समय से खाने पीने के लिए देती रही। शारदा जी को देखकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। जिस देवी जैसी माँ को मैंने अपने बिस्तर पर भी बैठने नहीं दिया, गांव की गंवार कहकर उनका अपमान किया, उनसे घृणा की, ना जाने उन्हें कितने अपशब्द बोले, और आज वही मेरी माँ से भी बढ़कर मेरी सेवा कर रही है। जिसने मुझे जन्म दिया उसने भी ऐन मौके पर आने से मना कर दिया।
मन ही मन नंदिनी अपने आप को कोस रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी देवी जैसी सास से अपनी गलतियों की माफ़ी कैसे मांगे, क्योंकि इतना तो उसकी सगी माँ ने भी नहीं किया जितना कि उसकी सास ने उसके लिए किया। शाम को जब विशाल घर आया तो नंदिनी को देखकर पूछा, क्या हुआ, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? विशाल के इतना बोलते ही नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। शारदा जी बहू की आवाज़ सुनकर भाग कर बाहर आई और बहू के आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, कोई तकलीफ़ है क्या तुम्हें? नहीं माँ जी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, आज मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हुए नंदिनी ने शारदा जी के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी बेटी से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखा, मेरे खाने पीने का, मेरे दुख तकलीफ का आपने मेरा हर समय साथ दिया। लेकिन मैंने बदले में आपको क्या दिया? कुछ भी तो नहीं। मैं तो थोड़ा सा सम्मान भी आपको नहीं दे पाई। आज मुझे आपकी अहमियत का पता चल गया है। आप गांव की गंवार नहीं हो, आप तो दुनिया की बेस्ट माँ हो। आप सास नहीं बल्कि देवी जैसी माँ हैं। बहू की बातें सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू को उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोली, बेटा तुझे अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, मैं तो बस यही चाहती हूँ। अब तुम 2-3 महीने की हो गई हो, मेरी भी तबीयत अब ठीक है। अब हम लोग वापस गांव चले जाएंगे। अपना और हमारी पोती का ख्याल रखना। नंदिनी बोली, नहीं माँ जी, आप कहीं नहीं जाओगी, आप और बाबूजी हमारे साथ ही रहेंगे। मुझे भी तो आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। आप दोनों कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहकर आगे का जीवन हमारे और अपनी पोती के साथ बिताओगे। अपनी पत्नी की बातें सुनकर आज विशाल के चेहरे पर भी संतुष्टि के भाव थे। इस पल के लिए वह भी तरस रहा था। नंदिनी के प्यार और उसके बदलते व्यवहार को देखकर शारदा जी और गोविंद जी अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी शहर में ही रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।